नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति कामयाब हो गई। उन्होंने पूरे इस दौरान कोई अपना धैर्य नहीं खोया। विपरीत परिस्थितियां आने पर भी धैर्य बनाकर रखा, स्थिति को हाथ से बाहर जाने नहीं दिया और उसी नीति पर चलते रहे जिसको बनाकर शुरू से चले थे, डिगे नहीं जरा भी। और मोदी सरकार के खिलाफ एक और टूल किट जो है वो फेल हो गई, खराब हो गई, बेकार हो गई, निष्प्रभावी हो गई, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहे। तो रणनीति क्या थी मोदी सरकार की? जी हाँ, बता दूं आपको, मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की। जो तथाकथित किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है, उसका डेरा डंडा उठना शुरू हो गया है। दिल्ली के बॉर्डर से टेंट हटने शुरू हो गए हैं, रास्ता खुलना शुरू हो गया। तो रणनीति क्या थी उसकी बात करूं उससे पहले कि ये हुआ कैसे, यहाँ तक अभी स्थिति पहुंची कैसे। देखिए, आप सबको मालूम है, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, इसको तथाकथित आंदोलन, ये दरअसल किसानों को लेकर इसमें कुछ था नहीं। ये पंजाब के धनी किसानों, आढ़तियों और हरियाणा के धनी किसानों, आढ़तियों का आंदोलन था और इसमें खालिस्तानी तत्व भरपूर मात्रा में था, जिसको कुछ राजनीतिक दलों का खुला और परोक्ष दोनों तरफ, पहले परोक्ष समर्थन था, बाद में प्रत्यक्ष समर्थन सामने आ गया। तो ये आंदोलन जो है एक रणनीति के तहत, राजनीतिक रणनीति के तहत चलाया गया था, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, केंद्र की योजनाओं को, जो भी सरकार नीतियां बनाती है उस पर ब्रेक लगाने के लिए, कि सरकार फिर हिम्मत न करे इतने बड़े कदम उठाने की। कृषि के क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये कानून तीनों वापस लेने पड़े सरकार को, ऐसी परिस्थिति बनी, तो आप मान कर चलिए कि अगले 50-60 साल तक कोई सरकार, चाहे जिस पार्टी की आए, हिम्मत नहीं करेगी कृषि सुधार के क्षेत्र में काम करने की। और नरेंद्र मोदी को भरोसा था अपनी नीति पर और लोगों के समर्थन पर। आज वो उनकी नीति और समर्थन दोनों की जीत है, उस विश्वास की जीत है जो उन्होंने देश के छोटे मझोले किसानों में दिखाया। उनको मालूम था कि ये आंदोलन जो है, ये जहाँ है और जिस रूप में है, जिस उद्देश्य से है, उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पाँव नहीं हैं, ये ज़मीन पर नहीं खड़ा था, इसलिए गिर पड़ा। इतने समय तक इसलिए चला कि इसके पीछे, इसके नीचे जो है वो राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का हाथ लगा हुआ था। तो आज हटना शुरू हुआ, डेरा डंडा, रास्ता खुलना शुरू हुआ है। उसमें देखिए, शुरू से इस आंदोलन पर आप सबकी नज़र रही होगी, सबने देखा होगा, पैसा बहुत आ रहा था, साधन की कोई कमी नहीं थी। हजारों की संख्या में नए ट्रैक्टर खरीदे गए 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था इनका, ट्रैक्टर मार्च का, उसके लिए अचानक ट्रैक्टर की बिक्री में उछाल आया। तो ये कोई साधारण किसान तो नहीं कर सकता। कोई साधारण किसान अगर वो ट्रैक्टर खरीदेगा किसी तरह से, अपनी ज़मीन गिरवी रख के, बेच के, कर्ज लेके, तो सबसे पहले ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत में जाएगा। वो आंदोलन में उसको तोड़ने के लिए, उसको जलाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर आए। और ट्रैक्टर मार्च में क्या हुआ 26 जनवरी को, लाल किले पर, ITO पर, दिल्ली में, सब ने देखा। तो अब उस विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये पैसा जो आ रहा था, ये बाहर से आ रहा था, ये अमेरिका से आ रहा था, ये कनाडा से आ रहा था, ये फ्रांस से आ रहा था, ये ब्रिटेन से आ रहा था, ये जो है टर्की से आ रहा था। और पाकिस्तान तो ऐसे हर मामले में जहां भारत सरकार को परेशानी हो, कोई भी सरकार हो, वहां ISI और पाकिस्तान का हाथ रहता ही है। बीच में एक जो है टूल किट भी सामने आई थी कि कैसे आंदोलन करो, कैसे विरोध करो, क्या क्या करो। तो वो सब भी खुल गया और वो गलती से आ गई थी, जानबूझ के नहीं आई थी। तो भारत सरकार ने चुपचाप, ये सब होता रहा। बड़ी आलोचना हुई मोदी सरकार की जब 26 जनवरी को लाल किले पर ये सब हुआ कि फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इनका दमन क्यों नहीं किया जाता, इनको हटाया क्यों नहीं जाता बलपूर्वक। आलोचना को सहते हुए चुपचाप एक दूसरा काम किया,
इनकी जो सप्लाई लाइन थी, जीवन रेखा थी, वो पैसा, उस फंडिंग का स्रोत बंद करने के लिए जितने ये खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी ये फंड करने वाले NRI थे, उन सब का वीज़ा एक एक करके कैंसिल किया गया। कोई भारत नहीं आ पाएगा। अब भारत नहीं आ पाएगा तो उनका बहुत सा काम रुक जाएगा। बड़े धंधे हैं यहाँ दुष्प्रचार करने के लिए, उसका पैसा देने के लिए, पैसा पहुँचाने के साधन हैं, उन साधनों को बंद करने का काम शुरू हुआ। ऐसे NGO जो पैसा भेज रहे थे उन पर लगाम कसने का काम हुआ, और धीरे धीरे ये आर्थिक स्रोत, उनको मैसेज मिल गया, उनको पता चल गया कि हम अगर पैसा भेजेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे पैसे की आमद कम होती गई वैसे वैसे रंग उड़ता गया इस आंदोलन का। उसके बाद हिंसा हुई, इसमें बलात्कार, हत्या, सब कुछ हुआ जो किसी आंदोलन में नहीं होना चाहिए, जो वो सब इस आंदोलन में हुआ। और झूठ की बुनियाद पर यह आंदोलन खड़ा था। इस आंदोलन के नेता कभी नहीं बता पाए कि उन 3 कृषि कानूनों में आखिर खराबी क्या है। जिनका विरोध कर रहे हैं वो, जिनके विरोध में वो बैठे हुए हैं, सड़क रोक कर बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ का नुकसान देश का किया, आखिर उन 3 कानूनों का जिनका विरोध कर रहे हैं उसमें क्या है वो कभी बता नहीं पाए इसलिए कि कुछ है नहीं, उनके पास बताने के लिए, बोलने के लिए कुछ है नहीं। दूसरा हुआ कि उनको जो है लगा था कि इस देश भर का किसान साथ खड़ा हो जाएगा। शुरू में बहुत से लोगों की सिंपैथी हुई, वो अन्नदाता करके जो चला अभियान, तो इसमें लगा कि इस आंदोलन को बहुत भारी जन समर्थन है। लेकिन जैसे जैसे कलई खुलती गई इस आंदोलन के नेताओं की और उसके कर्ता धर्ता लोगों की, वैसे वैसे जो है लोगों का मोहभंग होना शुरू हुआ। आम किसान तो कभी शामिल हुआ ही नहीं था। दबाव में कुछ किसान मजदूर या फिर छोटे किसान जो कर्ज लेते हैं बड़े किसानों से, उनके दबाव में हैं, वो कुछ शुरू में ज़रूर आए लेकिन उसके बाद नहीं। तो ये आंदोलन जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों को छोड़ आगे नहीं बढ़ पाया। पूरे देश में ये कभी पहुंच ही नहीं पाया। उस पूरे देश के किसानों का समर्थन इसे कभी मिल नहीं पाया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो आम लोगों की सहानुभूति थी वो इनकी कारगुजारियों से ख़त्म हो गई। तीसरा, इनके नेताओं की महत्वाकांक्षा, उसने आपस में बैर पैदा कर दिया। योगेंद्र यादव सस्पेंड हो गए हैं, चढ़ूनी 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। न चाहते हुए भी पंजाब हरियाणा के नेताओं के राकेश टिकैत इस आंदोलन का चेहरा बन गए। राकेश टिकैत मतलब सौदेबाज, कहीं भी सौदा कर सकते हैं, किसी से भी सौदा कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जहां सौदा ज़्यादा अच्छा पटे वहां राकेश टिकैत आपको मिलेंगे। लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसान नेताओं को शक हो गया कि ये राकेश टिकैत जो है ये दगा दे चुके हैं, ये पाला बदल चुके हैं और खाली दिखावे के लिए यहाँ पर हैं। तो राकेश टिकैत ने खुद ही अभी पिछले हफ्ते शुरू किया टेंट हटाने का काम। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो कहीं जा नहीं रहे, अब तो हम प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपनी फसल किसान कहीं भी बेच सकता है, तो हम संसद में बेचेंगे अपनी फसल। राकेश टिकैत बकवास करने के लिए, ऊल जलूल बातें करने के लिए, इसके लिए जाने जाते हैं। वो किसान नेता की बजाय इस पूरे आंदोलन में एक विदूषक के तौर पर उभरे हैं। उससे ज़्यादा कि उनकी हैसियत कुछ नहीं है, उनकी कोई ज़मीन नहीं है। उनके अपने ज़िले में, उत्तर प्रदेश में, उनके अपने ज़िले मुजफ्फरनगर में उनका कोई जनाधार नहीं है। तो ये हुआ। दूसरा, जो राजनीतिक लोग लगे हुए थे उनको 2 चीज़ें हुई इसमें। एक, पंजाब में कांग्रेस की स्थिति जैसे बिगड़ने लगी, लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पंजाब में नीचे जा रहा है, उससे जो निराशा पैदा हुई, कांग्रेस अपना घर बचाने में कामयाब नहीं हो पा रही, उसके घर में आग लगी हुई। दूसरा, इनको बड़ी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा और बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएंगे, हवा बिगाड़ देंगे, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लेकिन इस आंदोलन के 11 महीने चलने के बाद, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने के बाद, लखीमपुर खीरी कांड के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी माहौल पर या उसकी चुनावी क्षमता पर, चुनाव जीतने की क्षमता पर कोई असर पड़ता हुआ इनको दिखाई नहीं दिया।
तो इनको लगा कि इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें पैसा क्यों लगाएं, इसमें संसाधन क्यों लगाएं। तो राजनीतिक लोगों ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं जो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो और ये लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़मीनी सच्चाई का कोई अंदाज़ा नहीं होता। उसमें एक राहुल गांधी भी हैं। तो उन्होंने आज ट्वीट किया कि ये तो जो है दिखावटी अवरोध हैं जो हट रहे हैं। मतलब उन्होंने मान लिया, मतलब इसको कन्फर्मेशन मानिए कि वहाँ से हट रहा है सब कुछ। दिखावटी अवरोध हट रहे हैं, असली अवरोध तो हटेगा जब तीनों कानून वापस होंगे। अब ये तो सपना देखने का सबको अधिकार है, राहुल गांधी को भी है भाई, इस देश के नागरिक हैं, कोई भी सपना देख सकते हैं, कोई भी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन तीनों कृषि कानून वापस होंगे ये तो नहीं होने वाला, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आप याद कीजिए, इस कानून के बनने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ जब से, और ये आंदोलन की घोषणा हुई, दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने की घोषणा हुई, पहुंचने लगे, उसके बाद आप याद कीजिए प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम बनारस में हुआ, और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया इस मुद्दे पर, जो स्टैंड उन्होंने लिया, उसी दिन तय हो गया था कि सरकार ने मन बना लिया, तय कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि जिद है, इसलिए नहीं कि सरकार ने किया है और ये उसकी इच्छा है कुछ भी हो जाए उसे जो है वो बना कर रखेगी, इसलिए कि ये कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले कानून हैं। कृषि क्षेत्र का आमूल परिवर्तन जो 70-72 सालों में नहीं हुआ, वो करने वाले कानून हैं ये। कृषि जो किसानों की एक तरह से कहें तो आप किस्मत बदलने वाले कानून हैं ये। तो इसलिए सरकार ने तय किया कि हम इसे वापस नहीं लेंगे। दूसरा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी इस आंदोलन के लोगों ने, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस तरह का एक कहें कि बहुत ही शर्मनाक व्यवहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत सुनने को तैयार थी, सरकार के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कानून की संवैधानिक समीक्षा किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर रोक लगा दी। ये इससे पहले कभी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि कानून बनाए सरकार या न बनाए, वो अधिकार सरकार का, संसद का है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ये है कि वो ये देखे कि जो कानून संसद ने बनाया है वो संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वो अभी तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने जाने से मना कर दिया। तो इस आंदोलन के लोगों ने ही इस आंदोलन को कमज़ोर किया, क्योंकि अंदर से कमज़ोर थे। उनको मालूम था कि हम कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे उनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। इसलिए जो है इनकी ये स्थिति बनी। अब बात रणनीति की। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति कामयाब हो गई। एक है फैबियन सोशलिज्म, ये बना था 1880 से शुरू, 1884 में फैबियन सोसाइटी बनी है। 1895 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका गठन हुआ सोसाइटी का। लेबर पार्टी के कई नेता जुड़े। इस सिद्धांत के सबसे बड़े सिद्धांतकारों में दो लोग माने जाते हैं, कई लोग हैं, उनमें प्रमुख दो का नाम बता रहा हूँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ग्राहम वेलेस। बाद में 20वीं सदी में इसमें हैरल्ड लैस्की भी आए, और ये सोसाइटी अब भी काम करती है, लंदन में है। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि मतलब युद्ध के क्षेत्र में भी ये पढ़ाया जाता है। फैबियन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है घिसते रहना, धीरे धीरे, डिलेइंग टैक्टिक्स, या वॉर ऑफ एट्रिशन एंड इनडायरेक्शन, कि इतना लटकाओ, इतना घिसते जाओ कि उस जो लोग आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जो मतलब सीधे युद्ध में मत उतरो, सीधी लड़ाई मत करो। इसीलिए एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस एक्शन नहीं हुआ। 11 महीने तक झेला केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने। तो इस सिद्धांत को मानते हुए ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन था, ये घर्षण घिसावट का जो तरीका होता है डिले करने का, उस पर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये अगर आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी,
उसमें अश्वत्थामा के बारे में माना जाता है उसके पास ऐसे अस्त्र थे जिनका कोई जवाब नहीं था, जिनकी कोई काट नहीं थी। ऐसा ही एक अस्त्र उन्होंने छोड़ा एक बार, और ये हुआ कि सारे पांडव मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण को मालूम था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने पांडवों से कहा कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, युद्ध के बारे में अगर सोचा भी तो ये अस्त्र मार देगा, इसलिए शांत बैठ जाओ, युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दो, वरना सब मारे जाएंगे। और यही किया पांडवों ने, उसी से बचे। इसी शास्त्र सम्मत रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चले। कुछ मत बोलो, अपनी पार्टी के लोगों से, सरकार के लोगों से कहा इस पर एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, आक्रमण का जवाब आक्रमण से देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तथ्यों की बात कीजिए, सिर्फ नीति की जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी जो नीति है उससे जो फ़ायदा होने वाला है किसानों को, उन तर्कों की बात कीजिए, उन तथ्यों की बात कीजिए, उसके अलावा किसी पर हमला मत कीजिए। ऐसा कब हुआ कि किसी विधायक के कपड़े फाड़ दिए जाएं, सांसदों विधायकों को उनके क्षेत्र में जाने से रोक दिया जाए, उन पर हमला किया जाए, मुख्यमंत्री की सभा न होने दी जाए, हेलीपैड को जो है वो ट्रैक्टर से रौंद दिया जाए और सरकार कुछ न करे। तो ये जो शास्त्र सम्मत रणनीति थी प्रधानमंत्री की, वो कामयाब हो गई है। इसमें अभी पूरा हटने में कुछ समय लगेगा, सिंघू बॉर्डर से अभी हटना नहीं शुरू हुआ है, बाकी जगह से शुरू हो गया है, लेकिन ये आंदोलन अपनी मौत खुद मर चुका है। अब इसमें जान नहीं बची है। इसका पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है कई जगह पर, और उसको लेकर अभी थोड़ा हल्ला हंगामा होता रहेगा। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होने वाली थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, कुछ किसान नेताओं को लेकर, इस आंदोलन में शामिल नेताओं को लेकर, उसको टाल दिया गया। अब बातचीत ज़्यादा आसान हो गई है। सरकार मुझे नहीं लगता कि अब भी सीधे उस तरह से बातचीत करेगी जिस तरह से वो 22 जनवरी तक कर रही थी। आप लोगों में से किसी ने सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? नेवला सांप को किस तरह मारता है? उसको थकाता है, देर तक थकाता रहता है। जब सांप बुरी तरह से थक जाता है तब वार करता है। ये जो फैबियन सोशलिज्म है, ये जो सिद्धांत है, ये इसी पर चलता है। ये प्राकृतिक सिद्धांत है, प्रकृति में ऐसा होता है। सांप और नेवले का उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो वही काम, उसी नीति पर प्रधानमंत्री चले। क्यों चले? उनको लोगों पर भरोसा था, उनको विश्वास था कि उनकी नीयत पर लोगों को भरोसा है, उनकी नीयत पर लोगों को शक नहीं है। उनको पता था कि किसानों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों के अहित के लिए कोई काम नहीं करेगी। उनके विरोधी जो भी आरोप लगाएं, उनके विरोधियों की विश्वसनीयता लगातार घटती जा रही है और प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता लोगों के मन में लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है, ऐसा जोखिम लेने का साहस वही नेता कर सकता है जिसको ये भरोसा हो कि लोग उसके साथ खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ लोग खड़े हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी कामयाब है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।